हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग गिल एकेडमी में। हम आज आपके सामने अगला केस लेकर आए हैं जो कि एक मानसिक पेशेंट का होता है जिसका नाम मिस्टर प्रताप है, जिसने अपने आप को वॉलेंट्री बेस पे एडमिट किया है साइकेट्रिक हॉस्पिटल में अपने मानसिक बीमारी की वजह से, अपने हिंसक व्यवहार की वजह से। तो सबसे पहले हम इस केस की डिटेल्स देखेंगे, इस पेशेंट के रिलेटेड जो भी है। तो अगर हम इस पेशेंट की डिटेल्स देखेंगे, ये जो मिस्टर प्रताप है इसको एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में लाया गया है। तो जो इसके साइंस एंड सिम्टम्स है, जो इसके चीफ कंप्लेंट्स है, वो था हिंसक व्यवहार। तो ये पेशेंट यानी मिस्टर प्रताप खुद ही अपने आप को एडमिट करना चाहता है, क्योंकि ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाऊं और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाऊं। तो इसीलिए वो खुद ही वॉलेंट्री बेस पे अपने आप को एडमिशन करना चाहता है हॉस्पिटल में, यानी वो एडमिट होना चाहता है हॉस्पिटल में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा प्रोसीजर रहेगा हमारे लिए ताकि हम इस मानसिक पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करें। ब्रीफली हम इस वीडियो में वो सारा डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसे पेशेंट्स होते हैं, यानी वॉलेंट्री केसेस आते हैं, जब भी कोई पेशेंट अपने आप को वॉलेंट्री बेस पे एडमिट करना चाहता है, तो उसके लिए एक प्रोसीजर रहता है, एक एडमिशन प्रोसेस रहती है, जो कि मेंटल हेल्थ केयर गाइडलाइंस के तहत होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहां पे जो एक्ट चल रहा है जिसके तहत हम मानसिक पेशेंट्स को वॉलेंट्री बेस पे एडमिट कर सकते हैं, वो एक्ट मेंटल हेल्थ एक्ट, हेल्थ केयर एक्ट 2017 एक्ट है, जिसके तहत हम सारे पेशेंट्स जो भी वॉलेंट्री होते हैं या इनवॉलेंट्री एडमिशंस होते हैं उनको एडमिट कर सकते हैं एडमिशन प्रोसेस में, जिनमें कुछ स्टेप्स होते हैं। उन्हीं स्टेप्स को लेके हम मानसिक पेशेंट्स को एडमिट कर सकते हैं। तो अगर हम इस केस की और देखेंगे तो इस एक्ट में क्या आता है, इसमें ये जो एक्ट है इसमें जो पेशेंट्स के अधिकार होते हैं, जिनको मानसिक बीमारियां होती है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। जो भी पेशेंट्स के राइट्स अधिकार होते हैं वो इस एक्ट में दिए जाते हैं। तो ब्रीफली हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये जो वॉलेंट्री एडमिशन प्रोसेस होता है वो कैसा रहता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 का एक्ट होता है, इसमें क्या होता है। इसका जो मेन मकसद होता है वो होता है कि जो भी मानसिक स्वास्थ्य या ख्याल दिया जाता है पेशेंट्स को, और जो भी पेशेंट्स होते हैं, जो भी मानसिक पेशेंट्स होते हैं, जो भी उनके अधिकार होते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। और इस मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से जो भी वॉलेंट्री केसेस और इनवॉलेंट्री केसेस होते हैं उनको एडमिट किया जाता है सर्टेन गाइडलाइंस के तहत। लेकिन वो सारे गाइडलाइंस इसी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में दिए गए हैं। तो वही गाइडलाइंस अप्लाई करके, वही गाइडलाइंस फॉलो अप करके हम सारे वॉलेंट्री जो पेशेंट्स होते हैं, जो अपने आप को एडमिट करना चाहते हैं, उनको हम एडमिट कर सकते हैं। और ये जो मेंटल हेल्थ एक्ट केयर एक्ट 2017 है, इसने क्या किया, इसने एम्फेसाइज किया, इसने जो सारे स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको स्ट्रेंथन किया कि आप जो भी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे किस पेशेंट को, जैसे वॉलेंट्री केसेस को किस प्रकार का एडमिशन होना चाहिए, तो वो सारा बोलने के लिए, वो सारा फॉलो अप करने के लिए बोला है। तो ये था इस मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के रिलेटेड। अब हम देखेंगे ये जो वॉलेंट्री पेशेंट्स होते हैं, जो वॉलेंट्री बेस पे अपने आप को एडमिट करना चाहते हैं किसी भी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में, तो कौन से स्टेप्स, कौन से गाइडलाइंस दिए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे इस मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में, ताकि हम उन पेशेंट्स को एडमिट करें। ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी पेशेंट्स होते हैं जो वॉलेंट्री एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में, उसके लिए जो प्रोसीजर होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनिशियल असेसमेंट लेते हैं।
जो भी हेल्थ प्रोफेशनल होता है, जैसे साइकियाट्रिस्ट हो सकता है या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, वो क्या करता है, वो इनिशियल असेसमेंट लेता है, पेशेंट को देखता है, उसकी जो मानसिक कंडीशन है वही देखता है अच्छे से, और देखता है कि इसको क्यों जरूरत पड़ी हॉस्पिटल में एडमिट होने की। वो सारा यही साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अच्छे से जांच के देखता है इस पेशेंट में। और इस असेसमेंट में हम क्या करते हैं, इसमें हम जो पेशेंट का जो हिंसक व्यवहार होता है, इसकी लेवल देखते हैं कि कितना ये खतरनाक हो सकता है अपने लिए और दूसरों के लिए भी, और बेनिफिट्स क्या फायदे हो सकते हैं इस पेशेंट को एडमिट होने के लिए। ये सारा हम इनिशियल असेसमेंट में करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ऐसे ही पेशेंट को एडमिट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हमें कंसेंट चाहिए। हम पेशेंट से कंसेंट लेते हैं, यानी सहमति लेते हैं, ठीक है, लिखित सहमति लेते हैं पेशेंट से कि वो लिखित दे कि हम हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं, अपने विल पे, अपने मर्जी से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, ठीक है। और क्या होना चाहिए, जो भी पेशेंट एडमिट होना चाहता है, वो अपनी मर्जी से, वो अपनी विल से, वो अपनी डिजायर से एडमिट होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हम पेशेंट को नहीं ले सकते, और उसके लिए क्या होना जरूरी है, उसके लिए लिखित सहमति, यानी हम रिटन कंसेंट लेते हैं उस पेशेंट से। और जो भी ये पेशेंट होता है जिससे हम लिखित सहमति लेते हैं, उसको पता होना चाहिए अपने अधिकार के रिलेटेड, उसको जानकारी होनी चाहिए, और उसको ये भी अधिकार होना चाहिए कि उसको अधिकार होता है कि उसको वो कभी भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको उसके लिए उसको रिटन नोटिस देनी होती है कि मैं इस डेट पे डिस्चार्ज होना चाहता हूं, ठीक है। वेरी गुड। तो अब पहले स्टेप में हमने असेसमेंट किया, दूसरे में हमने कंसेंट यानी सहमति ली पेशेंट से। अब क्या होना जरूरी है, अब ये जो कंसेंट, जो हमने सहमति, लिखित सहमति ली पेशेंट से, उसकी वेरिफिकेशन हम करते हैं। वेरिफिकेशन में हम क्या देखते हैं, वेरिफिकेशन में हम देखते हैं कि जिस पेशेंट ने भी रिटन कंसेंट दिया है, जिसने भी सहमति लिखित दी है, तो उसमें पोटेंशियल, उसमें सलाहियत होनी चाहिए कि वो एडमिशन प्रोसीजर के रिलेटेड नॉलेज या शिक्षा उसको होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल में एडमिट क्यों हूं, हॉस्पिटल एडमिशन जो प्रोटोकॉल्स है उनके रिलेटेड उसको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, इस केस में हमने देखा ये जो मिस्टर प्रताप है, उसको पता होना चाहिए कि पर्पस होना चाहिए, उसको मकसद पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे एडमिट क्यों हुआ हूँ, और इसके कौन से रिजल्ट्स हो सकते, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। और ये भी वेरिफिकेशन में हम देखते हैं कि जिस पेशेंट को हमने लिखित सहमति ली है, यानी रिटन कंसेंट लिया है, वो अपनी मर्जी से आया है, यानी बाई फोर्स वो नहीं आया है यहाँ पे, ठीक है। ये भी हम इस प्रोसीजर में देखते हैं। तो इस एक्ट के तहत जो अगला हम क्या करते हैं, इसमें हम फिल करते हैं एडमिशन फॉर्म। कंसेंट लेने के बाद फिर हम वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद ये जो एडमिशन फॉर्म होता है वो हम फिल करते हैं। उसमें हम सारे डिटेल्स, या तो पेशेंट अगर उसमें मानसिक क्षमता हो तो वो फिल कर सकता है, या उसका कोई भी गार्डियन या माता पिता हो सकता है, दोस्त हो सकता है, या केयर टेकर हो सकता है, वो फिल कर सकता है, ठीक है। जिसमें सारी पेशेंट की डिटेल्स, पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट को कौन सी कंडीशन है, ठीक है। और कंसेंट उसमें लिखा जाता है कि पेशेंट अपनी मर्जी से हॉस्पिटल आया है, एडमिट किया है हॉस्पिटल में पेशेंट ने अपनी मर्जी से। और उसमें यह भी लिखा जाता है कि पेशेंट एडमिट क्यों होना चाहते हैं, रीजन ये भी लिखा जाता है उसमें। और आखिर में इसमें क्या, ये फॉर्म फिल करके नीचे उसका साइन होना चाहिए, जो भी फॉर्म फिल करता है, या तो पेशेंट या तो गार्डियन, और उसके साथ साथ जो भी उस केस को हैंडल कर रहा है, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल उस केस को हैंडल कर रहा है, उसका साइन भी होना जरूरी है, ठीक है। वेरी गुड। तो ये सारा फॉर्म फिल करके हम क्या करते हैं, हम डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है। वेरी गुड। जो भी हमने पेशेंट से सहमति ली, कंसेंट लिया, तो वो हम सारा एज ए रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ताकि हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज करें। क्योंकि
जब भी कोई हमें मतलब ये एज ए लीगल यहाँ पे डॉक्यूमेंट रहता है, क्योंकि जब भी कोई केस होता है तो वहां पे हम दे सकते हैं, दिखा सकते हैं कि पेशेंट अपनी मर्जी से आया है, अपनी मर्जी से पेशेंट ने अपने आप को एडमिट किया है। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि हम ये प्रोसीजर जो है ये लीगल रिक्वायरमेंट, जो भी लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं उसी के माध्यम से, उसी के रिलेटेड, उसी के तहत हम ये एडमिशन फॉलो अप करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो लास्ट में क्या, जब भी हम डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, क्योंकि ताकि हम वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज करें, और जब भी कोई केस हो तो ये हमारे लिए एज ए लीगल डॉक्यूमेंट रहता है, ताकि हम उस वक्त ये लीगल डॉक्यूमेंट दिखाए, क्योंकि हमने लीगल तरीके से ये फॉलो अप किया। जो भी एक्ट है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, उसी के तहत हमने सारे स्टेप्स अप्लाई करके पेशेंट को एडमिट किया है। ठीक है, तो अगला जो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हमने डॉक्यूमेंट लिखा तो सारा स्टेप्स खत्म हो गए, तो अब पेशेंट को एडमिट होना है कहां पे, साइकेट्रिक वार्ड में। अब पेशेंट को भेजा जाता है साइकेट्रिक वार्ड में, अपने वार्ड में। ठीक है, वेरी गुड। डॉक्यूमेंटेशन के बाद पेशेंट को डायरेक्टली अपने जो भी उसको रूम दिया जाता है हॉस्पिटल में, वहां पे शिफ्ट किया जाता है, और उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए केयर प्लान बनाया जाता है कि पेशेंट को किस प्रकार का केयर देना जरूरी है। ठीक है, वहां पे जैसे थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस, कौन सी दवाएं देनी होती है पेशेंट को, क्योंकि दवाई सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जो पेशेंट के लिए जरूरी होता है, और सेफ्टी प्रिकॉशंस, जैसे पेशेंट को ऐसे सेफली वहां पे रखना है, क्योंकि वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है और दूसरों को, इसीलिए ऐसे सेफ्टी प्रिकॉशंस इख्तियार करने हैं वहां पे, ताकि पेशेंट जो है वो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए और खुद को भी नुकसान न पहुंचाए। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे पेशेंट के कौन से अधिकार होते हैं इस वॉलेंट्री एडमिशन के द्वारा। ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो पेशेंट होता है उसको हमेशा अधिकार होता है, क्या अधिकार होता है, कि उसको शिक्षा होनी चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए कि वो कभी भी डिस्चार्ज के लिए अप्लाई कर सकता है। जब भी उसको लगता है कि मैं अब ठीक हूं, मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, तो वो रिटन नोटिस दे के अपने आप को डिस्चार्ज कर सकता है। ठीक है, तो उस डिस्चार्ज के लिए क्या होना जरूरी है, उसके लिए जो भी हेल्थ प्रोफेशनल है उसको सबसे पहले इस पेशेंट की कंडीशन देखनी है। कंडीशन देखने के बाद ये इंश्योर करना है कि पेशेंट में सुधार आया हुआ है कि नहीं, उसकी कंडीशन ज्यादा वायलेंट, यानी उसकी कंडीशन ज्यादा हिंसक तो नहीं है, वो ज्यादा मतलब इस प्रॉब्लम में तो नहीं है। ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी देख के उसको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो अगर हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पे इस केस की डिटेल्स देखेंगे, जहाँ जैसे यहाँ पे जो हमारे पास केस था वो था मिस्टर प्रताप के रिलेटेड, जिसकी उम्र नहीं दी गई है यहाँ पे, जिसको हिंसक व्यवहार था, जो दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता था और खुद को भी। ठीक है, इसीलिए जिसने अपने आप को वॉलेंट्री बेस पे हॉस्पिटल में एडमिशन किया। ठीक है, वेरी गुड। तो हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे, यानी प्रीवियसली उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम्स तो नहीं थे, कोई स्ट्रेसर जिसके माध्यम से उसको टेंशन रहता है, वो हम डिटरमाइन करते हैं। ये जो पेशेंट मिस्टर प्रताप है, ये कोई ड्रग्स तो नहीं लेता है, वो सारा हम नोट करते हैं यहाँ पे, और करंटली इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, इसके जो मूड कैसा, इसका जो परसेप्शन कैसा, इसके जो थॉट्स कैसे है, वो सारा हम देखते हैं। और रिस्क असेसमेंट में हम देखते हैं कि ये जो पेशेंट है ये किस कंडीशन में है, ये अपने आप को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में है कि नहीं। ठीक है, वो सारा हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है असेसमेंट में हम सारा एसेस करते हैं, मेंटल स्टेट्स एग्जामिनेशन करते हैं, पेशेंट की जो मानसिक कंडीशन है वही देखते हैं, इसमें उसके मूड्स देखते हैं, उसका जो सोचने का विचार वही देखते हैं, उसका जो परसेप्शन है वही देखते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो अगला जो है वो है रिस्क में जो ऑलरेडी मैंने बोला, और रैशनल फॉर एडमिशन में हम क्या देखते हैं कि ये जो पेशेंट को एडमिशन क्यों किया गया, लाइक कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से वजह होते हैं पेशेंट को एडमिट करने में। वजह यही था कि पेशेंट स्टेबलाइज हो जाए, पेशेंट ठीक हो जाए, पेशेंट सुरक्षा रहे यहाँ पे, और वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहे। ठीक है,
वेरी गुड। और विलिंगनेस टू कॉपरेट, पेशेंट विलिंग मतलब उसकी मर्जी होनी चाहिए, वो कॉपरेटिव होना चाहिए, ताकि जो भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा पेशेंट को वो सही तरीके, वो पॉजिटिवली दिया जाएगा। और अगला जो ट्रीटमेंट प्लान में हम क्या कर देखेंगे कि ट्रीटमेंट प्लान में हम उसको दवाई देंगे, क्योंकि दवाई एक महत्वपूर्ण चीज है जो एक बीमारी को दूर कर सकता है। जैसे यहाँ पे हम इन साइकेट्रिक पेशेंट को या वायलेंट बिहेवियर को दूर करने हम एंटीसाइकोटिक्स हैं, सिडेटिव्स देंगे या थेरेपीज देंगे। थेरेपीज में साइकोथेरेपी देंगे, बिहेवियर थेरेपी, जो इसका व्यवहार होता है, हिंसक व्यवहार होता है, उसको दूर करने के लिए हम उसका बिहेवियर, ये जो व्यवहार होता है वो चेंज करें। और फैमिली थेरेपी में हम क्या करते हैं, इस पेशेंट को फैमिली के साथ मिलाते हैं ताकि फैमिली उसको सपोर्ट करे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करे, और ये जो पेशेंट है ये इस स्ट्रेस से दूर हो जाए। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में क्या होता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में इसको हमें ऐसी एक्सरसाइज, ऐसी स्टेप्स करवाते हैं ताकि ये जो पेशेंट है ये स्ट्रेस से दूर रहे और ये स्वस्थ रहे। ठीक है, वेरी गुड। तो लीगल एंड इथिकल कंसिडरेशंस में हम क्या देखते हैं, पेशेंट के अधिकार के रिलेटेड। पेशेंट के अधिकार में हम क्या देखते हैं, जो भी पेशेंट की प्राइवेसी होती है, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो अपने आप को अपने वॉलेंट्री बेस पे एडमिट करता है यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन होती है, पेशेंट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम क्या करते हैं, वो हम लीक नहीं करते। ठीक है, उसकी प्राइवेसी रखते हैं। और पेशेंट को राइट होता है कि वो उसको जानकारी हो अपनी डिजीज कंडीशन के रिलेटेड। जो भी पेशेंट है उसको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी बीमारी है, मुझे कौन सी मानसिक बीमारी है। ठीक है, दूसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या आता है, जो भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन होती है वो लीक नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, प्राइवेसी हम प्रोवाइड करते हैं। और ड्यूटी ऑफ केयर इंश्योर करते हैं, जो भी मेडिकल स्टाफ, जो भी प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल पेशेंट के लिए वहां पे केयर देने के लिए होगा, तो उसको इंश्योर करना है कि पेशेंट जो है जिसको वायलेंट बिहेवियर यानी हिंसक व्यवहार है उसको अच्छा सा सेफ्टी एनवायरनमेंट मिलना चाहिए वहां पे। ठीक है, अगला डिस्चार्ज एंड फॉलोअप में क्या आता है, जैसे हमने देखा उसके लिए क्राइटेरिया रहता है। ऐसे ही पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। जब भी, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, पेशेंट को तभी डिस्चार्ज कर सकते हैं जब उसके व्यवहार में स्टेबलाइजेशन आ गई। ठीक है, जब उसका जो मानसिक कंडीशन है उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट, सुधार आ जाएगा, तब उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। और जब भी पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है तो उनको क्या बोला जाता है कि फॉलोअप के लिए आ जाए, क्योंकि जो मानसिक बीमारी होती है ये कभी भी वापस आ सकती है। इसीलिए उनको बोला जाता है कि रेगुलरली फॉलोअप चेकअप्स के लिए आ जाना, ताकि वहां पे विजुअलाइजेशन हो जाए, ताकि वहां पे उनकी जो मानसिक स्टेटस है वो अच्छे से डॉक्टर्स देख पाए। तो कौन से चैलेंज आते हैं, कौन से चुनौतियां आ सकती है ये जो साइकेट्रिक पेशेंट्स के रिलेटेड। जैसे सबसे पहले हम देख सकते हैं मेडिकेशन कॉम्प्लेंस। मेडिकेशन कॉम्प्लेंस में क्या आता है, जो भी साइकेट्रिक यानी मानसिक पेशेंट्स होते हैं वो रेफ्यूज कर सकते हैं जब भी उनको दवाई दी जाती है, या जब भी उनको दवाई हम देंगे तो वो इनकार कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो है सोशल स्टिग्मा। सोशल स्टिग्मा में क्या आता है, जो भी ये मानसिक पेशेंट्स होते हैं, मानसिक बीमार होते हैं, मानसिक मरीज होते हैं, उनको सोसाइटी में इंफीरियर समझा जाता है, उनको पोजीशन नहीं दी जाती है जो बाकी सदस्यों को दी जाती है, उनको अलग समझा जाता है। तो इसी सोशल स्टिग्मा को एड्रेस दूर करने के लिए ये भी एक चुनौती है यहाँ पे। ठीक है, तो अगला जो है वो है रिस्क ऑफ रिलैप्स। रिस्क ऑफ रिलैप्स में क्या होता है, जो भी ये मानसिक बीमारियां होती है ये फिर से आ सकती है एक व्यक्ति में। जब भी एक व्यक्ति स्टेबलाइज होता है तो वो कभी भी आ सकते हैं, फिर से जो मानसिक बीमारी है फिर से अटैक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें मॉनिटर करना होगा, अर्ली साइंस
देखने होंगे कि कोई साइनस तो एंड सिम्टम्स तो नहीं है पेशेंट में, ताकि हम उनको अर्ली ट्रीटमेंट दें। ठीक है, ये था इस केस के रिलेटेड जिसमें हमने सारा देखा कि हम वॉलेंट्री बेसिस पे एक पेशेंट को कैसे एडमिट करेंगे। ये सारा प्रोसीजर हमने देखा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो कि 2017 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले केस में, तब तक के लिए बाय।